जो हमारा वीडियो है वो पति पत्नी शादी के पहले जो कुंडली का मिलान किया जाता है, जिसे हम लोग मेलापक भी कहते हैं, उस पे मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा। और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि पति पत्नी की कुंडली अगर मिलाई जाए तो किन बातों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि देखिए, पति और पत्नी जब भी कुंडली मिलाई जाती है या किसी की शादी ठीक होती है, तो समझ लीजिए लोग दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं और एक सूत्र में बंधते हैं इस विवाह के द्वारा, ठीक है। और जीवन भर एक दूसरे के पूरक के रूप में साथ निभाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसे मान लो कि पति पत्नी जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, लेकिन अगर कुंडली मिलान में अगर कोई दोष आता है और अगर एक पहिया अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो स्मूथ चाल लाइफ का होगा उसमें गड़बड़ होगा, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से वर वधू की कुंडली मिलाई जाती है कि जिससे उनके गुणों, स्वभाव, प्रकृति, आसक्ति, विरक्ति, इन चीज़ों का अध्ययन किया जा सके, ठीक है। तो आइए मैं चर्चा करता हूँ आपसे कि अगर आप कुंडली मिलाते हैं वर वधू की, तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनकी ज़िंदगी एक प्रॉपर पटरी पर अच्छे तरीके से चल सके। देखिए, वर वधू की कुंडली मिलान के समय 8 क्षेत्रों में हम लोग ध्यान देते हैं। और ये जो 8 क्षेत्र होते हैं, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, गण, भकूट और नाड़ी, इसमें 2 पक्ष होते हैं। जैसे कुछ जो आधार होता है, जैसे वर्ण हो गया, वश्य हो गया, ये राशियों के आधार पर हम लोग कहते हैं। लेकिन तारा हो गया, योनि हो गया, गण हो गया, भकूट हो गया, नहीं भकूट तो नहीं मानेंगे, नाड़ी मानेंगे, ये जो होता है ये नक्षत्रों के आधार पर कहा जाता है। तो हम लोग कुंडली मिलान में मेनली कंसीडर करते हैं कौन सा जो गुण है और कौन सा जो क्षेत्र है वो नक्षत्र में पड़ता है, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि राशि के आधार पर केवल 15 गुण आते हैं, लेकिन आप नक्षत्र के गुण को देखेंगे तो ये मोटा मोटी 21 गुण आ जाते हैं, ठीक है। और इनका जो रेशियो होता है 7:5 होता है, यानी 7 नक्षत्र 5 राशियाँ, ठीक है। तो आज मैं जो चर्चा आपसे करूँगा इसमें मेलापक में नक्षत्रों का गुणभार में मैं चर्चा करूँगा सिर्फ नक्षत्र पे, राशि पे नहीं। तो आइए सबसे पहले जो हम देखते हैं, जो तारा का मिलान जो होता है, अधिकतम गुण इसमें 3 होते हैं, ठीक है। अब तारा है क्या, ठीक है। देखिए, जन्म नक्षत्र से, ठीक है, तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र, एक श्रेणी दी गई है। जन्म नक्षत्र से तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, तो इसे हम लोग विपत की श्रेणी देते हैं। विपत मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसा नाम है। फिर 5वां, 14वां और 23वां, इसको हम लोग प्रत्ययी बोलते हैं, ठीक है। और 7वां, 16वां और 25वां जो नक्षत्र होता है, इसको हम लोग वध मानते हैं, निधन मानते हैं। तो अगर किसी के कुंडली में इस तरह की स्थितियां आती हैं तो तारा का जो गुण होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जिनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है उसी में तारा का महत्व होता है। अगर शुक्ल पक्ष में हुआ है तो तारा के महत्व को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि अगर इन जगहों पे अगर आपका तारा आ गया तो थोड़ा सा अशुभ और हानिकारक होता है। तो मिलाने से पहले आप तारा का जो गुण है इसको ज़रूर थोड़ा सा आप मतलब डिस्कशन कर लीजिए। देखिए, इसमें डिटेल्स में जाने पर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर तारा का गुण नहीं मिलेगा तो दाम्पत्य जीवन में अशांति, थोड़ा सा कष्ट और थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। लेकिन सबका परिहार भी होता है, ऐसा नहीं है, परिहार भी होता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तारा के बाद अगर हम लोग जाते हैं तो अब हम लोग देखेंगे, कहने का मतलब अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे योनि को। देखिए, एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है। योनि जो टर्म आता है, कुछ लोगों का ये कंसेप्शन अलग है कि योनि मतलब समथिंग दैट विच आई कैनॉट मतलब प्रोनाउंस ऑन द सोशल मीडिया, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। योनि 3 योनियाँ होती। एक्चुअली क्या होता है, योनि जो है ये क्या होता है, इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं और इसमें कोई भी जो जिनकी जन्मपत्री है उनका गुण, प्रकृति, स्वभाव और व्यवहार का निर्धारण होता है, याद रखिए, ठीक है। और इसके लिए 27 नक्षत्रों में, मतलब अगर अभिजीत को भी ले लें तो 28 नक्षत्रों में 14 योनियाँ होती हैं और 14 योनियों में जीव का प्रकार के अनुसार डिवीज़न किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इनका गुण और जो पारस्परिक संबंध भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी योनि में 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे अगर किसी का जन्म, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अश्विनी में या शतभिषा में हुआ है तो वो अश्व योनि में पैदा होता है, ठीक है। तो अश्व योनि का मतलब ऐसा नहीं हो गया कि कुछ और भी समथिंग, उसका गुण और रूप जो होगा वो मतलब जो अप्रोच वो अश्व की तरह होगा। अश्व में शक्ति भी बहुत होती है, याद रखिए, राजा धन हाउस पावर। अगर भरनी और रेवती में किसी का जन्म हुआ है, देखिए भरनी शुक्र का नक्षत्र है, रेवती बुध का नक्षत्र है, दोनों मित्र भी हैं आपस में, तो यहाँ पर योनि जो होती है वो गज की होती है, ठीक है। उसी तरह ये कृतिका और पुष्य, ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। पूछिए क्यों? कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, पुष्य शनि का नक्षत्र है। शनि और सूर्य में मित्रता नहीं है, यहाँ पर मेष योनि होती है। तो इस तरह से ये जो 14 योनियाँ हैं, इसमें मनुष्य का जो मतलब क्या बोलिएगा, जो अप्रोच होता है, जो मैंने आपसे बोला गुण, प्रकृति, स्वभाव, इन चीज़ों को हम लोग निर्धारित करते हैं, ठीक है। योनि कुछ और भी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आइए, थोड़ा सा आपको योनि भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जो मैंने अपना चार्ट बनाया है, ठीक है। अब आइए तीसरा आते हैं गण पे। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत जगह क्या होता है कि पेरेंट लोग वो पंचांग लेके बैठ जाते हैं, कुंडली मिलाने लगते हैं। उसमें अगर लड़की का राक्षस देवगण है और लड़के का राक्षस गण है, या लड़की का मनुष्य गण है, लड़के का कहेंगे कि वो राक्षस गण है, उसको खा जाएगा तो उसको ये कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, इसमें होता क्या है समझिए। मनुष्य की प्रकृति के अनुसार जो जातक हैं, जिनको हम लोग जन्मपत्री जिनकी देखते हैं उनको जातक बोलते हैं, उनको 3 प्रकार से हम लोग विभाजित किए हैं, डिवाइड किए हैं, ठीक है। जिसमें देवगण जो होते हैं उसमें 9 नक्षत्र आते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें, अश्विनी हो गया, मृगशिरा हो गया, पुनर्वसु हो गया, मतलब 9 नक्षत्र आते हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर बहुत सारे उसी तरह मनुष्यगण में भी 9 नक्षत्र आते हैं और 27 नक्षत्र जो मैंने आपसे चर्चा किया, और राक्षस गण में भी 9 नक्षत्र आते हैं। 9 या 27 हो गया, ठीक है। अब देखिए, जिस आदमी का जन्म देवगण में होता है, समझ लीजिए, वो सतोगुणी होता है। सतोगुणी का मतलब बहुत सारे गुण उसमें होते हैं, ठीक है। ऐसा जातक उदार भी होता है, दानी भी होता है, शीतवान भी होता है। कहने का मतलब एक देव का जो गुण होता है, देवत्व गुण उनमें होता है। मनुष्य में जो जन्म होता है उसमें राजसिक जो तत्व होता है, जैसे हमने बोला, वो राजसिक जो तत्व होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। रजोगुनी होता है, ठीक है। ऐसा जातक जो होता है बहुत चतुर भी होता है, ठीक है, व्यवहार कुशल होता है और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन यहाँ पर मैं चर्चा आपसे करूँगा राक्षसगण को। देखिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कभी भी ये करके कुंडली आप मत काटो कि वो राक्षसगण है, मनुष्यगण है, राक्षसगण है, देवगण है। आप और भी ग्रहों की स्थितियाँ देखो, बृहस्पति को देखो, शुक्र को देखो, क्योंकि अच्छे अच्छे लड़के लड़कियों की बलिदानी हो जाती है ये सब नासमझी के कारण। अभी तो एक वर्ड मैं सुनता हूँ, आंशिक मंगली। ये तो मैं समझ, आज किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है आंशिक मंगली लड़के शादी काट दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, राक्षसगण में क्या होता है, जैसा नाम है उसके अनुसार अनुरूपता होती है। ऐसे जो जातक होते हैं थोड़े से तमोगुणी होते हैं। तमोगुणी जैसे 3 चीज़ हम लोग मानते हैं ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो थोड़ा सा तामसिक गुण उनमें ज़्यादा होता है।
ऐसे जातक में जो कहने का मतलब नेगेटिविटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन, जो थॉट ऑफ एक्शन होता है, थोड़ा सा इन कंपैरिजन ऑफ देवगण या मनुष्यगण वैसा नहीं होता है, थोड़ी सी कमी होती है। थोड़ा सा क्रूर भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, कठोर हृदय भी होते हैं और क्लेवर भी होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसा नाम है वैसा कर्म है। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भूल जाइए कि वो राक्षसगण है और वो मनुष्यगण है तो उसको खा जाएगा, यहाँ नहीं। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इनका किस तरह का अप्रोच हो सकता है, उन चीज़ों में कंसिडर किया जाता है। और इस मनुष्यगण में जो होता है, ये जो है इसमें 6 गुण होते हैं, याद रखिए। दिस 6 गुण इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6 गुण के कारण कभी कभी नंबर ऑफ जो बेलापक तो कम हो जाता है, तो बहुत सारे लोग शादी काट दिया करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर गण दोष है, देखिए हम इसका उपाय भी बता दे रहा हूँ, परिहार बता दे रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में लगता है कि कोई गण दोष है, राक्षसगण, मनुष्यगण, देवगण, राक्षसगण, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, परिहार में हम लोग कैसे करेंगे देखिए, ठीक है ना। बधू का मनुष्य और वर का राक्षसगण हो, लेकिन राशि का स्वामी मित्र हो। समझिए, ध्यान दीजिए, बधू का मनुष्य मतलब लड़की का मनुष्य हो और लड़के का राक्षसगण हो, लेकिन राशि का स्वामी मित्र हो। जैसे उनका कर्क राशि है, एक का मीन राशि है, तो दोनों में मित्रता है। ठीक है, तो गण दोष का परिहार हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक की राशि शुक्र की है, एक की शनि की है, तो दोनों का गण दोष का परिहार हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, ठीक है, वधू का राक्षसगण तथा वर का मनुष्यगण हो, परंतु शेष गुण 28 हो, तो गण दोष का परिहार हो जाता है। अगर 28 गुण मिल रहे हैं लेकिन अगर गण नहीं मिल रहा है, तो भी आप यू कैन गो फॉर मैरिज, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना। अब देखिए, उसके अलावा अगर योनि में मैत्री हो, तो भी गण दोष का परिहार हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नाड़ी, इसमें 8 पॉइंट होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेलापक पूछिए कैसे। कफ, वात और पित्त, इन चीज़ों को समझते हैं आप, ये सीधे हेल्थ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो नाड़ी अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब आइए देखिए, मानव शरीर में वात, पित्त और कफ प्रकृतियों का एक संतुलन होता है। ठीक है ना। और इन तीनों का जो प्रतिनिधित्व है, ये जो 3 नाड़ियाँ मैंने बोला, वो करती हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रथम और आद्य नाड़ी जो होती है, ठीक है, ये वात प्रधान होती है। द्वितीय और मध्य नाड़ी जो होती है, पित्त प्रधान होती है। और तृतीय और या अंत नाड़ी कफ प्रधान होती है। कहने का मतलब प्रथम जो नाड़ी है, मतलब अगर प्रथम नाड़ी है वो वात प्रधान हो जाएगी, द्वितीय नाड़ी जिसको मध्य नाड़ी हम लोग बोलते हैं, ये पित्त प्रधान हो जाएगी, और तीसरी जो नाड़ी होगी वो कफ प्रधान हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे नाड़ी में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे आद्य नाड़ी वाला जो व्यक्ति होगा वो थोड़ा सा मतलब चंचल होगा, थोड़ा सा इधर उधर हिलने उलने वाला होगा। मध्य नाड़ी वाला जो व्यक्ति होगा वो थोड़ा सा गर्म होगा और गर्म खोपड़ी का होगा। वो अंत नाड़ी वाला जो होगा ना, वो तो समझ लीजिए बिल्कुल ठंडा होगा। ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नाड़ी जो है वैवाहिक संबंधों में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, नाड़ियों का जो संबंध है हमारे शरीर का जो रस है, धातु है, उन चीज़ों से है। अगर नाड़ी दोष हो तो थोड़ी सी और भी कुछ ग्रह वगैरह गड़बड़ हो तो थोड़ी सी संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। अगर किन्हीं को इश्यू नहीं हो रहा है तो नाड़ी दोष को भी कंसीडर करें ग्रहों के अलावा। ठीक है, और 8 गुण नाड़ी में रखे गए हैं। ठीक है, अगर ठीक है, चलिए मानता हूँ, नाड़ी दोष अगर कुंडली में है, अगर मेल नहीं खा रहा है, तो क्या करेंगे, किस तरह से उसका उपाय करेंगे। देखिए क्या करेंगे आप, देखिए आद्य नाड़ी, ठीक है ना, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। आद्य नाड़ी में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। निम्न नक्षत्रों में समान नाड़ी होने पर भी नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। जैसे देखिए आद्रा और ज्येष्ठा,
में अगर दोनों का जन्म हुआ है तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। मृगशिरा पुष्य या उत्तरा भाद्रपद में दोनों का जन्म है तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। और कृतिका, रोहिणी, श्रवण और रेवती है तो भी नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। इन चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। अगर वर वधू का जन्म एक ही नक्षत्र में हो लेकिन नाड़ी दोष हो तो दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें दो परिस्थितियां बनती है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक ही नक्षत्र और एक ही राशि में जन्म हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन वधू का जो चरण होगा, ठीक है, लड़के के चरण से पहले नहीं होना चाहिए। अगर लड़के का जन्म प्रथम चरण तृतीय चरण में है तो लड़की का प्रथम चरण में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इन चीज़ों को समझिए, है ना। अब जब आइए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, वर वधू का नाड़ी समान हो लेकिन दोनों की राशियों का स्वामी शुक्र हो, गुरु हो और बुध हो तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। याद रखिए, मैंने पहले भी कहा है, बुध, शुक्र और बृहस्पति दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी मैरिज अफेयर्स। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए आप, और अगर इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक पॉइंट और आता है जो हम राशि से देखते हैं, वो है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री में 5 पॉइंट होते हैं। अगर ग्रह मैत्री पूरे हैं, ठीक है, तो आप आराम से शादी कर सकते हो, क्योंकि जब मन ही नहीं मिलेगा तो शादी कैसे आप करोगे, ये बताओ आप। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ठीक है, और उसके बाद चलिए कुछ और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, वैवाहिक जीवन के निर्धारण के लिए वर और वधू की कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति को गौर कीजिए आप, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ये देखिए कि वर्तमान में कौन सी महादशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है। ठीक है, अगर दोनों के ग्रह अगर एक दूसरे के मित्र हों तो समझ लीजिए वेल एंड गुड। ठीक है, क्योंकि जब क्या होगा ना, जब दोनों की महादशा एक चल रही है तो जब भी आएगा तो दोनों की महादशा आगे भी वही आएगा। कुंडली के अनुसार आप इन चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। ठीक है ना। सबसे पहले आयु का योग निर्धारण कीजिए। सबसे पहले देखिए वर वधू की आयु का क्या पोजीशन है, आयु कितनी है, कहीं शॉर्ट आयु तो नहीं है, दीर्घायु है दोनों या नहीं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा लगन, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम भावों का विचार दोनों की कुंडली में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी कुंडली में इन जगहों पे अगर पाप ग्रह की स्थिति हो गई तो थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती, उसका मतलब परिहार कर लेना चाहिए, उपचार कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होती है। सप्तम से क्या होता है, सौभाग्य का ह्रास होता है। पंचम और नवम से संतति की हानि होती है, भाग्य का ह्रास होता है। और लगन में पाप प्रभाव, लड़की के स्वभाव में कमी आता है अगर लड़के के कुंडली में इस तरह का है तो। ठीक है ना। उसके अलावा नाड़ी गण भकूट का विचार मिलान करते समय अवश्य करना चाहिए। आजकल जो है 18 गुणों तक भी मान्यता दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना चाहिए गुण अधिक हो, नाड़ी गण दोषों को दूर नहीं कर, मतलब दूर होना चाहिए। नाड़ी गण और भकूट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ग्रह मैत्री। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, पुष्य, कृतिका, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, आद्रा, ज्येष्ठा अग्नि नक्षत्रों में जन्म हो तो नाड़ी दोष का निवारण हो जाता है। तो नाड़ी दोष को बहुत हैवोक नहीं बनाना है। ठीक है, और वर के नक्षत्र से कन्या या कन्या के नक्षत्र से वर का नक्षत्र बहुत दूर नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक का अगर मेष हो गया तो दूसरे का उधर चला गया शतभिषा, ऐसा नहीं है, ध्यान देना है इन चीज़ों को। ठीक है, वर वधू की कुंडली मिलाते समय राशि, नक्षत्र, लगन की राशि, सप्तम घर की राशि, इन राशियों में ग्रहों का बैठना, ओके, महादशा आदि तथ्यों का विचार करना चाहिए। अब कुंडली मिलान में चिंता की संभावना कम हो जाती है। देखिए शादी क्या है, जीवन पर्यंत का संबंध है ना। ठीक है,
और क्या होता है कि मैं आपसे पहले भी बोला कि आजकल अभिभावक पंचांग देखकर कुंडली मिला लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत फैटल होता है। आप जब भी कुंडली मिलाएं वर वधू का, सबसे पहले देखें कौन सी महादशा चल रही है। महादशा चल रही है तो कौन से नक्षत्र में नक्षत्रेश की स्थिति क्या है। उसके अलावा देखिए कि आने वाला जो सब्सिक्वेंट पीरियड 10 साल 15 साल के बाद क्या है, क्या कैरियर हो सकता है, कौन सा लगन है, किस तरह से दोनों का सामंजस्य बना रहेगा, इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। और देखिए सबसे ऊपर मैं बार बार बोलता हूँ, मंत्र है। अगर बहुत दिक्कत होती है तो शिव और पार्वती की जोड़ी सबसे अनूठा माना जाता है, ठीक है। तो सर्व कामना मंत्र है, उसका भी जाप करवा लीजिए। रुद्राभिषेक, अगर आपको लगता है कि शादी बेमेल हो गई है तो अगर पॉसिबल है तो 1 साल तक हर महीने एक रुद्राभिषेक आप करवा लो। मेरा अपना जो केस स्टडी है, आपके सारे दाम्पत्य जीवन का निराकरण हो जाएगा, मतलब सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अमरेंद्र को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा ज्योतिष ग्रह बाय अमरेंद्र में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, बेल बटन, सो दैट कि कोई भी नया वीडियो मेरा हो, इट शुड रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू very much, so kind of you for watching my video. Thank you very much.